नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी जो है अपने यूट्यूब चैनल AKHD क्लासेस में। आज जो है हम मौर्य साम्राज्य से जो है टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि सभी प्रकार की क्या है परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो को देखने के बाद जो है मौर्य साम्राज्य से जो है एक भी प्रश्न क्या है आपके छूटने वाले बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सभी प्रश्न जो है यहाँ पे कंप्लीट कराए जाते हैं, जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। अगर आप जो है हमारे पुराने व्यूअर्स आपको पता होगा कि यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन के साथ जो है प्रत्येक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया था। इसमें क्या है सभी महत्वपूर्ण जो है टॉपिक कवर हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो की हम शुरुआत करें। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिएगा। अगर हम प्रथम क्वेश्चन की बात करते हैं तो लिखा हुआ कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो राइट जो है सी ऑप्शन हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा क्या है प्रथम साम्राज्य क्या किया गया स्थापित किया गया था। अगर हम बात करें एक्सप्लेनेशन की, तो चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है और वह जो है भारत का प्रथम प्रथम क्या है ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने जो है 72 भारत पर अपना शासन स्थापित किया, जिसका विस्तार जो है ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य से भी क्या था बड़ा था। और उनके जो है साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से क्या किया था, तो एक बंद करने का काम किया था। तो ये ध्यान रखिएगा। सेकंड नंबर की बात करते हैं तो निम्न में से किसने जो है सैड्रोकोटस यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? तो ये उल्लेख करने वाला कौन है? तो ये उल्लेख किया गया है जस्टिन के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर सैंड्रोकोटस की बात करेंगे यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य की बात हो रही, तो सेकंड नाम भी ध्यान रखना है। अगर बात करें हम, विलियम जोन्स ने जो है सबसे पहले विद्वान थे जिन्होंने जो है सैंड्रोकोटस ठीक है की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। ठीक है। और एक प्रकार से ध्यान रखने वाली बात क्या है, तो एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को इंडोडोटस के रूप में क्या किया है वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने जो है सैंड्रोकोटस यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। तो ध्यान रखना है। बात करें थ्री की, तो कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, तो किसके प्रधानमंत्री थे? तो ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी जो है राइट हो जाएगा। कौटिल्य इतिहास में जो है विष्णुगुप्त तथा चाणक्य इन दोनों नाम से भी क्या हैं विख्यात हैं। तो इनका नाम अदर क्या हो गया विष्णुगुप्त और चाणक्य। जब चंद्रगुप्त मौर्य भारत का एक छत्र सम्राट बना तो कौटिल्य प्रधानमंत्री और महामंत्री तथा प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन हुए। उन्होंने जो है राजनीति शास्त्र पर अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की भी रचना की है और की थी। ठीक है। और ये जो है भारत में राज्य शासन के ऊपर उपलब्ध प्राचीनतम रचना है। अगर हम फोर की बात करते हैं तो चाणक्य ने अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो चाणक्य के बचपन में बात करते हैं तो उन्हें जो है विष्णुगुप्त कहा जाता था। ध्यान रखना है, ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। ऋषि चाणक्य ने जो है अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था और अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में जो है इसी पुस्तक में उल्लेखित कौटिल्य तथा एक जो है पदखंड में उल्लेखित विष्णुगुप्त नाम की क्या है सभ्यता चाणक्य से ही की जाती है। पुराणों में जो है इसे द्विज षडभ यानी कि श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। और प्रश्न में बचपन के नाम की बात की गई है, तो चाणक्य पर विशेष अध्ययन करने वाले विद्वान ट्राटमैन के अनुसार जो है चाणक्य तथा कौटिल्य नाम जो है चाणक्य के गोत नाम हो सकते हैं। और इसी प्रकार उनके जो विद्वान ने हैं उन्होंने क्या किया है, इसी प्रकार अनेक विद्वान ने क्या किया है, तो यह निष्कर्ष निर्गत किया है कि चाणक्य क्या विष्णुगुप्त एवं कौटिल्य अलग अलग व्यक्ति हैं। आयोग से जो है इस प्रश्न का उत्तर विष्णुगुप्त माना जाता है। और इसके अनुसार जो है विकल्प क्या होगा, सी जो है राइट हो जाएगा। फाइव की बात करते हैं तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, तो अर्थशास्त्र कैसा है? तो ये जो है शासन के सिद्धांत की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अगर हम बात करें तो इसमें जो है राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है। ठीक है, इसमें क्या दिए गए हैं, तो राज्य के लिए जो है मंडल सिद्धांत दिए गए हैं जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। और इसके अलावा इसमें जो है राज्य के सप्तांग सिद्धांत यानी कि राजा अमात्य जनपद दुर्ग कोष दंड एवं मित्र की भी क्या है सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। तो ये भी ध्यान रखना है। और अर्थशास्त्र में जो है तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि जो है शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की भी क्या है विस्तृत जानकारी दी गई है। तो ये महत्वपूर्ण बातें भी आपको ध्यान रखनी है। बात करें सिक्स की, तो निम्नलिखित राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग कौन सा था? तो राज्य का जो सातवां अंग था उसे जो है
मित्र माना गया है। ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार जो है राज्य का 7वां अंक क्या हो जाएगा, तो मित्र हो जाएगा। सुहृद मित्र भी कहा गया है, ठीक है। सुहृदय मित्र के राज्य में क्या है, राज्य के कान है, ठीक है। राजा के मित्र जो है शांति एवं युद्धकाल दोनों में ही उसकी सहायता करते हैं। और इस संबंध में जो है कटिल्य सहज आदर्श तथा कृत्रिम मित्र में क्या है, भेद करते हैं। सहज मित्र तथा कृत्रिम मित्र से क्या है, अधिक श्रेष्ठ होता है। जिस राजा के मित्र लोभी और कामी तथा कायर होते हैं उसका क्या है, विनाश अवश्य भावी होता है। तो ये ध्यान रखना है। 7 की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से किसकी जो है तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, तो ये किसकी की जाती है, तो ये जो है की जाती है किसकी, तो तिरुवल्लुवर का तिरु तिरु कुक तिरुकुरल, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी जो है यहाँ पे राइट, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन गलत हो जाएगा, एक मिनट। यहाँ पे कौटिल्य होगा, ठीक है, सॉरी एक मिनट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, यानी जो बुक है मैकियावेली की प्रिंस उससे तुलना की गई है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की, ठीक है। ये ध्यान रखना। और इसकी रचना जो है की गई थी कौटिल्य के द्वारा, ये ध्यान रखना है आपको। आगे बात करें 8 नंबर है कि किसके जो है शासनकाल में डीमेकस भारत आया था, तो ये जो भारत आया था बिंदुसार के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। स्टेटोबो के अनुसार जो है सीरिया के राजा एंटियोकस के प्रथम जो है, प्रथम ने क्या किया था, डीमेकस को, जिसे डाइमेकस भी कहा जाता है, नामक ये अपना एक राजदूत बिंदुसार के राजसभा में भेजा था। और ये जो है मेगास्थनीस के स्थान पर आया था, ते भी ध्यान रखना है। आगे बात करें तो 9 नंबर है किस प्राचीन नगर के अवशेष जो है कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो ये प्राप्त हुए हैं, ध्यान रखिए कहाँ से, तो पाटलिपुत्र से। ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। बिहार में जो है पटना यानी कि पाटलिपुत्र के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्हार में की खुदाई से जो है मौर्य काल की लकड़ी के विशाल जो है भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। और इन्हें जो है प्रकाश में लाने का श्रेय इस पुनर महोदय को है। बुलंदीबाग से जो है नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्हार के राज्य प्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बुलंदीबाग प्राचीन नाम क्या है, सॉरी प्राचीन स्थान था। तो बुलंदीबाग का प्राचीन स्थान की बात करेंगे तो उसे जो है पाटलिपुत्र कहा गया। क्या कहा गया, पाटलिपुत्र, ध्यान रखिएगा। बात करें 10 की, तो मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था, तो ये जीता गया था, ध्यान रखिए किसके द्वारा, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें 11 है का अभिलेख है जिससे जो है यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रथम जो है प्रभाव पश्चिम भारत गुजरात पर था। तो पहला अगर हम बात करते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। रुद्रादामन का जूनागढ़ शिलालेख, इससे क्या है एक प्रकार से हमको उल्लेख मिलता है। और ये ध्यान रखना है कि 150 ईस्वी पूर्व जो है रुद्रामन ने जूनागढ़ शिलालेख में क्या किया था, अनर्त और सौराष्ट्र यानी कि गुजरात में प्रदेश के चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा क्या है सुदर्शन झील के निर्माण का उल्लेख मिलता है। जिससे जो है यह सिद्ध होता है कि पश्चिम जो है भारत का ये भाग मौर्य साम्राज्य में क्या है शामिल था। आगे बात करें तो 12 नंबर है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सेलुकेसर को किस वर्ष पराजित किया था, तो ये कब पराजित किए गए थे, तो ये पराजित किए गए थे 305 ईस्वी पूर्व में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। मौर्य वंश के संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी जो है भाग के शासक सेलुकस की आक्रमणकारी सेना को 325 में क्या किया था, परास्त किया था। आगे बात करें तो 13 नंबर है किसने जो है सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की जो है स्थापना की है, तो ये किसके द्वारा की गई है, तो ये की गई है, ध्यान रखिएगा, अशोक के द्वारा। किसके द्वारा, तो अशोक के द्वारा की गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अशोक ने जो है अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही क्या किया था, एक जो है ऐसी जो है व्यवहारिक धर्म का प्रतिपादन किया था जिसका जो है पालन आसानी से सब कर सके। और अशोक का धर्म जो है सदाचार का धर्म था और ये एक ऐसी जो है नैतिक नियम थे जिसका क्या है संप्रदाय विशेष से कोई संबंध नहीं था और जो मानवता के कल्याण के लिए क्या है घोषित किए गए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। 14 नंबर है कि भारत का प्रथम जो है अस्पताल एवं औषधि भाग निर्माण करवाया गया, तो किसके द्वारा करवाया गया, तो ये करवाया गया, ध्यान रखिएगा, अशोक के द्वारा। किसके द्वारा, अशोक द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है ये यहाँ पे राइट हो जाएगा। सम्राट अशोक ने जो है, अशोक युद्ध के लिए जो है इतनी प्रसिद्ध नहीं हुआ
ठीक है, अशोक की बात करें हम तो अशोक जो है युद्ध के लिए उतना प्रसिद्ध नहीं होता जितना एक धम विजेता एवं लोकोपकारी, ठीक है, लोकोपकारी क्या है, कार्यों से होता है। वह न केवल जो है मानव वरण संपूर्ण जो है प्राणी जगत के प्रति उदारता का दृष्टिकोण रखता है और इसी कारण जो है उसे पशु पक्षियों के वध पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो अशोक ने जो है लोकहित के लिए क्या है, छायादार वृक्ष लगवाए, धर्मशाले बनवाए तथा कुएं भी खुलवाए। अशोक ने ही क्या किया था, शासन में मनुष्य पशुओं के लिए उपयोग औषधि हेतु पहली बार अस्पताल खोला था, तो ये ध्यान रखना है। आगे 15 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से यहाँ पे दिया गया है कि किस स्रोत से जो है अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है। तो कहाँ से उल्लेख मिलता है, तो अगर हम राइट की बात करते हैं तो राइट क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखने वाली बात है क्या है, यहाँ पे पूछा है कि कहाँ से जो है हमको एक प्रकार से अवशेष मिलता है या उल्लेख मिलता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 2 और 3। 2 और 3 की अगर हम बात करते हैं तो 2 और 3 क्या है, ठीक है, तो 2 नंबर है कि दीपवन से और 3 क्या है, तो महावंश से, तो इनसे क्या है उल्लेख मिलता है। अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो दिया है कि सिंहली जो अनुश्रुतियां हैं दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक ने जो है अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में जो है बौद्ध धर्म की जो है तृतीय जो है संगति हुई थी और इसकी अध्यक्षता जो है मोगली पुत्र तीस्क नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने की थी, ध्यान रखना है। सेक्शन की बात करते हैं तो रज्जुक थे, तो ये कौन थे, ध्यान रखना, ये जो है मौर्य शासन के अधिकारी थे, ठीक है, मौर्य शासन में क्या थे, अधिकारी थे। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। और अगर इनके बात की बात करें तो अपने जो है चौथे स्तंभ लेख में अशोक ने जो है रज्जुकों में पूर्ण जो है एक प्रकार से विश्वास प्रकट करते हुए कहा है कि जिस प्रकार माता पिता योग्य धाती, ठीक है, योग्य धात्री के हाथों में बच्चे को सौंप कर आश्वस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार मैंने भी ग्रामीण जनता के सुख के लिए जो है रज्जुकों की नियुक्ति की है। रज्जुकों की स्थिति जो है आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जिसे जो है राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों में क्या अधिकार प्राप्त था, यानी आज के जैसे एक जिलाधिकारी होता है वैसे उसमें क्या उनको काम दिया गया था। बात करें हम 17 की तो सार्थवाह किसे कहते हैं, तो सार्थवाह ध्यान रखना है कि व्यापारियों के काफिलों को कहा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये पूछा गया है क्वेश्चन कब, तो 2008 में और यूपीपीसीएस, ठीक है, मेंस में पूछा गया है क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। मौर्य काल में जो है व्यापारिक काफिले कारमा भी उन्हें कहा गया है कि प्रमुख जो है सार्थवाह की संज्ञा दी गई है, उसका उल्लेख जो है कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में भी प्राप्त होता है। 18 नंबर है कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया गया था, तो किसके द्वारा कराया गया था, तो ये करवाया गया था ऑप्शन नंबर बी यानी कि अशोक के द्वारा, ठीक है, अशोक ने करवाया था सारनाथ के स्तंभ का एक प्रकार से निर्माण, ठीक है। और इस स्तंभ के शीर्ष पर जो है 4 सिंगों की आकृति बनी हुई है जो शक्ति का प्रतीक है। और इसकी जो है अगर हम बात करें प्रकृति की तो भारत सरकार ने जो है अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में क्या है इसे लिया है। और ये स्तंभ मौर्य गुण वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। मौर्य गुण सभी जो है स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थर से क्या है निर्मित हुए हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। आगे बात करें तो मैच द कॉलम दिया हुआ है, यहाँ पे मैच द कॉलम करना है, यहाँ पे दिया स्थान और यहाँ पे दिया स्मारक, ठीक है, भाग्य देश ये भी हो सकता है, ठीक है, भागना व देश या स्थान या स्मारक की बात करेंगे यहाँ पे। तो अगर हम बात करें कौशाम्बी, कौशाम्बी में कौन सा जो है यहाँ पे स्थित है, कौशाम्बी में जो है तो घोषिताराम मठ है, ऑप्शन नंबर बी में चला जाएगा। कुशीनगर की बात करते हैं तो कुशीनगर में क्या है, तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, कुशीनगर में हमारा हो जाएगा राणा भर स्तूप, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 में चला जाएगा राणा भर स्तूप। अगर हम बात करें सारनाथ की तो सारनाथ में जो है धमेक स्तूप है, ऑप्शन नंबर पहले में चला जाएगा। और बात करें अगर हम श्रावस्ती की, यहाँ पे क्या है तो सहेत महत एक प्रकार से स्मारक है। तो ये एक क्वेश्चन से आपको 4 आंसर पता चल रही है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। और अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर जो है सी में चला जाएगा, ठीक है, यानी 2 3 1 4, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि नीचे दिए गए कूट सबसे क्या करना है, यहाँ पे उत्तर चुनना है। ऊपर दिया है कि तीर्थ यात्रा के समय जो है सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने जो है किस मार्ग का अनुसरण किया है, ठीक है। तो एक प्रकार से यहाँ पे क्रम व्यवस्थित करना है कि कहाँ कहाँ पहले गए थे। तो अगर हम यहाँ पे क्रम की बात करेंगे तो क्रम जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे तो पहले जो है कहाँ पे गए लुम्बिनी, ठीक है, पहले नंबर पे लुम्बिनी हो गया। उसके बाद जाते कहाँ पे तो कपिल वस्तु, ठीक है, सेकंड नंबर पे। उसके बाद क्या है तो गया, फिर जाते वहां से तो आप नंबर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है तो सारनाथ, सारनाथ के बाद कहाँ पे तो कुशीनगर और कुशीनगर के बाद क्या है तो श्रावस्ती। तो ये क्रम है, ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करें
तो यहाँ पे कुछ अगर हम महत्वपूर्ण बिंदु की बात कर लेते हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु अगर हम बात कर लें, जैसे आपको ध्यान रखना है कि अभिलेखी जो है, यहाँ पे क्या रखना है कि अभिलेखी जो है साक्ष्यों के आधार पर बौद्ध जो है धर्म ग्रहण करने के उपरांत जो है अशोक ने जो है आखिर तथा बिहार यात्राएं रोक दी, तथा उसने जो है उसके स्थान पर जो है धम्म यात्राएं प्रारंभ की थी। वह जो है महात्मा बुद्ध के जो है चरण चिन्हों के पवित्र हुए स्थानों में जो है राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद जो है 8वां शिलालेख संबोधित बोधगया में, तथा 20 वर्ष बाद जो है रुमिन देव अभिलेख तथा लुम्बिनी गया तथा उसकी पूजा की। बौद्ध साहित्य के साक्ष्यों के आधार पर जो है इतिहासकार बीसेट एमिथ ने जो है अशोक की धर्म यात्राओं के क्रम कुछ इस प्रकार से दिए थे: लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर और सरस्वती। तो ये ध्यान रखना है। आगे बात करें 21 है कि पत्थर का प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा से है, यानी पत्थर पर प्राचीनतम जो शिलालेख है किस भाषा में थे, तो वह ध्यान रखना है किस भाषा में। तो ये जो है प्राकृत भाषा में थी। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी जो है राइट हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बातें क्या हैं, तो ये मुख्य रूप से अगर अशोक का इतिहास जो है हमें मुख्यतः क्या है कि उनके अभिलेख से यही ज्ञात होता है, जो कि पत्थर पर उत्कीर्ण प्रारंभिक अभिलेख थे। उनके अभिलेखों का जो है एक बार बात करें विभाजन को 3 वर्गों में किया गया। विभाजन कितने वर्गों में? उनके अभिलेखों को जो है 3 वर्गों में विभाजन किया गया है। इसमें पहला है शिलालेख, दूसरा है स्तंभ, ठीक है, और तीसरा है गुहा लेख, ठीक है। शिलालेख में ध्यान रखना है कि 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। ये स्थान पहला कहाँ पे है, तो शाहबाजगढ़ी, दूसरा कहाँ पे है तो मानसेहरा, तीसरा क्या है तो कालसी, चौथा है गिरनार, पांचवा है हौली, छठवां है जौनगढ़, सातवां है एरागुड़ी तथा आठवां है सोपारा। तो अशोक ने जो है ध्यान रखना है, अशोक ने जो है अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें तो 22 है कि ब्राह्मणी लिपि का प्रथम उद्भववाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया, ठीक है। तो ये किया गया था, ध्यान रखिएगा किस पे, तो ये किया गया था क्या है पत्थर की पट्टियों पर, ठीक है। सबसे पहले किस पे किया गया था, पत्थर की पट्टियों पे। ब्राह्मण लिपि का प्रथम एक प्रकार से उद्भाषण पत्थर की पट्टियों पर शिलालेखों पर किया गया था, ध्यान रखना है। और इस कार्य को जो है संपादित करने वाले प्रथम विद्वान जो है ध्यान रखना है जेम्स प्रिंसेप थे, ठीक है। कौन से? जेम्स प्रिंसेप थे, जिन्होंने जो है अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय हासिल किया है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेप। या पूछ सकता है कि ब्राह्मण लिपि के सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेप सेम नाम होगा। 23 है वह स्थान जहाँ जो है प्राकृत अशोक ब्राह्मणी लिपि का पता चलता है। तो वह स्थान कौन सा है, तो वह स्थान जो है क्या है अनुराधापुर है। क्या है? तो अनुराधापुर। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। प्राकृत अशोक जो है ब्राह्मणी यानी कि 14वीं शताब्दी से पूर्व की बात हो रही है। लिपि का पता जो है श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से प्राप्त होता है। अभिलेख जो वहाँ पे बना हुआ है, कुछ और स्थानों के क्या है अभिलेख से इस प्रकार के लिपि का साक्ष्य मिला है, जिनके नाम इस प्रकार हैं। पहला है पिपराहवा, सोहगौरा और महाअस्थाना, ठीक है। 24 है कि अशोक का जो है रुमिन देही स्तंभ संबंधित है, तो यह जो है संबंधित है बुद्ध के जन्म से। ऑप्शन नंबर जो है ये यहाँ पे राइट हो जाएगा। अशोक ने जो है अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद जो है लुम्बिनी की यात्रा की, तथा वहाँ जो है शिला स्तंभ जिसका नाम जो है रुमिनदेई लघु स्तंभ कहा गया है स्थापित किया। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण जो है लुम्बिनी ग्राम का बलि कर माफ कर दिया, तथा भू राजस्व के 1/6 घटाकर 1/8 कर दिया गया। दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा। साथ में आपको जो है प्लेलिस्ट दिया गया है आई बटन पे हिस्ट्री का, जिससे वीडियो करके जो है आप एक सीरियल नंबर से टॉपिक वाइज क्या है महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर पढ़ सकते हैं प्राचीन भारत के इतिहास से, ठीक है। 25 है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें जो है अशोक का नाम उल्लेख हुआ है, तो ये किसमें हुआ है, तो ये ध्यान रखना है उल्लेख हुआ है किसमें, तो ये हुआ है गुर्जरा में। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएगा। अशोक का इतिहास जो है हमें मुख्यतः उनके अभिलेखों से ही प्राप्त होता है, और उनके अभी तक जो है 40 से अधिक अभिलेख क्या है प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर एवं उडगोलम के अभिलेख में क्या है अशोक का व्यक्तिगत नाम भी मिलता है, ध्यान रखना है। 26 है कि गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ पे है, तो ध्यान रखना ये जो है ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी मध्य प्रदेश के दंतिया जिले में, ठीक है। मध्य प्रदेश के दंतिया जिले में क्या है ये स्थित है।
आगे बात करें तो 27 है कालसी प्रसिद्ध है। तो कालसी क्यों प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है किसके लिए? तो अशोक के शिलालेख के कारण क्या है ये प्रसिद्ध है, जो कि ध्यान रखना है उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है, और यहाँ से जो है अशोक का शिलालेख मिला है, तो इसलिए क्या है कालसी जो है एक ऐतिहासिक महत्व रखता है। आगे बात करें तो कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। तो किससे ज्ञात होता है? तो ये ज्ञात होता है 13वें शिलालेख से। किससे? तो 13वें जो है शिलालेख से हमें प्राप्त होता है कलिंग युद्ध का विवरण। ये आपको ध्यान रखना है। अशोक ने जो है राज्यकाल की पहली जो बड़ी घटना है कलिंग युद्ध है, और इनमें जो है अशोक की विजय थी। अशोक के 13वें जो है शिलालेख में इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं कि यह घटना अशोक के शासनकाल के 8 वर्ष बाद यानी कि 261 ईस्वी पूर्व में घटित हुई। इसे जो है शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप क्या किया है? तो व्यक्त किया है। 29 है कि निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा जो है शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? तो कौन सा शिलालेख है? तो वह शिलालेख ध्यान रखिएगा 12वां शिलालेख है। ऑप्शन नंबर जो है ये क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। अशोक का जो 12वां शिलालेख है वो क्या है? तो सभी संप्रदायों के सार तत्व में वृद्धि हो सके, क्योंकि सबका मूल संयम ही है। हमें इस सभी संप्रदायों का आदर करना चाहिए। अतः स्पष्ट है कि 12वें शिलालेख में क्या है धार्मिक जो है संश्लेषण समन्वय का प्रमाण मिलता है, क्योंकि ये वाक्य क्या है उसी पर लिखे गए हैं। अगर हम बात करें 30 की, तो अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूप धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा शिलालेख है या अभिलेख है? तो इसमें कौन सा अभिलेख है? तो अभिलेख जो हमारा है शिलालेख कौन सा? तो अभिलेख जो है 12वां, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। शिलालेख 12वां की यहाँ पे बात की जा रही है। 31 है निम्नलिखित में से किस जो है दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के जो है अभिलेखों में नहीं है? ठीक है, तो किसका नहीं है? तो इसमें जो है सातवाहनों का उल्लेख नहीं मिलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अशोक के द्वारा जो है 11 बृहद मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों चोल, पांड्य, सतिपुड़ एवं केरलपुत्र सहित ताम्रपड़ी यानी कि श्रीलंका की सूचना मिलती है। इसके अतिरिक्त क्या है 13वें जो शिलालेख है बृहद शिलालेख में चोल, पांड्यन एवं ताम्रपड़ी का उल्लेख मिलता है। सातवाहनों का उल्लेख क्या है अशोक के अभिलेख में नहीं है, तो ध्यान रखना है। बात की 32 की, तो टालेगी फिलाडेल्फ तुरमय जिसे भी कहा गया है, जिसके साथ अशोक ने क्या किया था? अशोक के राजनय संबंध थे, कहाँ का शासक था? तो ये शासक था ध्यान रखिएगा कहाँ पर? तो ये मिस्र का शासक था। ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ बात करें तो मौर्य शासक अशोक के जो है 13वें शिलालेख में यह ज्ञात होता है कि अशोक के 5 जो है यवन राजाओं के साथ क्या है मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिनमें जो है अंतियोक, ठीक है, यानी कि एंटियोकस सेकेंड थियोस सीरिया का शासक था। दूसरा था तुरमय या तुरमाय जो कि टालेमी फिलान्डेल्फ मिस्र का राजा था। उसके बाद जो है अंतंकिनी यानी कि एंटीगोनस जो कि क्या था गोनाटास मेडिडोनिया का मकदूनिया का राजा था। ठीक है, अलग अलग नाम यहाँ पे दिया है। अगर हम बात करें तीसरा, तो मग यानी कि साइरीन का शासक था, तथा अलिक जो है सुंदर जो कि अलेक्जेंडर एम्पायरस के नाम से भी जाना जाता है या एपीरस के नाम से भी जाना जाता है, तो एपीरस का क्या है राजा हुआ करता। तो ये सभी शामिल हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है अलग अलग रूप में, ऐसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के जो है सुदूर देश जैसे कि सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? तो मौर्य का, ये ध्यान रखना है। आगे जो है कथन दिया हुआ है, कथन पढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे देखते हैं बच्चे और क्या होते हैं वीडियो को छोड़ देते हैं। राष्ट्रीय वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। ठीक है, पहला जो है कथन दिया है कि अशोक ने जो है कलिंग को मौर्य साम्राज्य जोड़ लिया था। ठीक है, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया। सेकंड है कि कलिंग दक्षिण भारत की जो है बताया जा रहा है दक्षिण भारत को जाने वाली स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता है। यहाँ पे कूट शब्द दिए गए, कौन सही है कौन गलत है या किसी का अर्थ बता रहा है यहाँ पे? तो राइट जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अशोक ने जो है अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद ही क्या किया था? कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली थी और उसे जो है मौर्य साम्राज्य में शामिल कर लिया था। दक्षिण के साथ सीधे जो है संपर्क के लिए समुद्री तथा स्थल मार्ग पर मौर्यों का नियंत्रण आवश्यक
था। यदि कलिंग स्वतंत्र देश रहता तो समुद्री और स्थलीय मार्ग से क्या होता, होने वाले व्यापार में रुकावट पड़ सकती थी। अतः कलिंग को मगध साम्राज्य में मिलना क्या है, आवश्यक था। इस प्रकार कथन कथन जो है और कारण दोनों क्या है, सही है, तथा कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता, ध्यान रखना है। वापस फिर दिया हुआ है, पहला कथन कहता है कि मौर्यकालीन शासकों ने जो है धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था, और कारण है कि भू अनुदान के विरुद्ध जो है कृषकों ने विद्रोह किया। अब यहाँ पे अगर हम राइट की बात करते हैं तो राइट क्या हो जाएगा, तो राइट हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए सही है परंतु आर क्या है, गलत है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि धार्मिक आधार पर भूमि दान का प्रथम साक्ष्य जो है मौर्योत्तर युगीन राजवंश सातवाहन के समय के एक अभिलेख से प्राप्त होता है, और मौर्यकालीन शासकों ने जो है धार्मिक आधार पर कोई भूमि दान स्वरूप नहीं दी थी। इसके अतिरिक्त भूमिदान के विरुद्ध जो है कृषकों के विद्रोह का कोई वर्णन नहीं प्राप्त होता है, ये ध्यान रखना है। बात की 35 की, तो किसके जो है शासनकाल में मेगास्थनीज जो है भारत आया था, तो ये आया था मेगास्थनीज जो है, मेगास्थनीज यहाँ पे ध्यान रखना है, बोला है कि किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया, तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर जो है सी राइट हो जाएगा। मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था, और इसके पूर्व वह जो है अराकोसिया के क्षत्रप के दरबार में क्या है, सेलुकस का राजदूत रह चुका था। मेगास्थनीज जो है काफी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया, और भारत में उसने क्या है कुछ भी देखा सुना उसे उसने इंडिका नामक अपने ग्रंथ में लिपिबद्ध किया है। तो अगर ये पूछता है इंडिका किसकी पुस्तक है, तो मेगास्थनीज, ध्यान रखिएगा। 36 है कि निम्नलिखित में से किस स्रोत में जो है उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में जो है दास्तां नहीं थी, तो ये उल्लेख मिलता है मेगास्थनीज की इंडिका में। किसमें, मेगास्थनीज के इंडिका में। ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। मेगास्थनीज जो है अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के 7 जो है श्रेणियों में विभाजित किया है, जिसमें पहला दार्शनिक है, दूसरा कृषक है, तीसरा पशुपालक है, चौथा कारीगर है, पांचवा योद्धा है, छठवां निरीक्षक है, सातवां क्या है, तो सभासद हैं। ठीक है, मेगास्थनीज भारतीय समाज में क्या है, दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है, ये ध्यान रखना है। 37 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत जो है मौर्य काल की नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है, तो कौन सा करता है, तो ये करता है मेगास्थनीज का इंडिका। ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में जो है पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर प्रशासन का भिन्न जो है विभिन्न समितियों द्वारा होता है। नगर प्रशासन हेतु कुल जो है 6 समितियां क्या है होती थी, तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, ये भी ध्यान रखना है। 38 की बात करें तो मौर्य नरेश के बारे में निम्न कथन का सही है, उन्हें विकास किया था। ठीक है, तो यहाँ पे किसका विकास किया और किसने किया, यहाँ पे दिए गए हैं, आपको बताना है कि सही है या नहीं गलत है। मौर्य नरेश के बारे में दिया गया है, ठीक है, उन्होंने क्या विकास किया। तो यहाँ पे अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन जो है डी हो जाएगा कि ए सी डी। ठीक है, ए सी डी की बात हो रही है, यानी कि सोने के सिक्के, ये गलत हो जाएंगे। ये यानी कि यहाँ पे हो जाएगा संस्कृति कला एवं साहित्य। ठीक है, ये क्या है, तो बिल्कुल जो है यहाँ पे क्या होगा, तो ये जो है राइट होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो सी नंबर यानी कि प्रांतीय विभाजन किया गया इनके द्वारा, और डी यानी कि हिंदू कुश तथा तक जो है साम्राज्य, तो ये सभी क्या हैं, सही हैं। किसके बारे में, तो ये जो है एक प्रकार से मौर्य नरेशों के बारे में ध्यान रखना है। आगे बात करें तो 39 नंबर है भाग एवं बलि थे। भाग और बलि कैसे थे, तो ये ध्यान रखना है। अगर हम भाग और बलि की बात करेंगे तो यह जो है राजस्व के स्रोत हैं। किसके हैं, तो राजस्व के स्रोत हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक मिनट, बी जो है यहाँ पे राइट होगा, क्या होगा, तो बी नंबर जो है यहाँ पे राइट होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, बात करें इसके बारे में तो भाग एवं बलि जो है प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे, और अर्थशास्त्र से जो है ज्ञान होता था। ठीक है, राजा भूमि का मालिक होता था, वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के एक भाग का अधिकारी था। इस इस कर को भाग कहते हैं, और इस प्रकार बलि भी राजा राजस्व का स्रोत था, तो ये ध्यान रखना है।
इसके पहले की अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो दिया हुआ था यहाँ पे, तो इसका एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो मौर्य साम्राज्य की संस्कृति जो है कला एवं साहित्य के विकास में जो है महत्वपूर्ण क्या है भूमिका अदा की है। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य जो है उत्तर में ईरान तक, यानी कहाँ तक पहला ध्यान रखिएगा, उत्तर तो कहाँ, तो उत्तर में उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में वर्तमान उत्तरी कर्नाटक तक फैला था, और पूर्व में मगध से लेकर जो है पश्चिम में सौराष्ट्र एवं सतारा तक क्या है संपूर्ण जो है यहाँ पे प्रदेश की क्या है बात यहाँ पे की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ ध्यान रखने वाली बातें क्या है, तो भाग हो गया था 40 की बात करते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न। तो मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है, तो राजकीय जो है भूमि से प्राप्त हुआ। ठीक है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है, तो राजकीय जो है भूमि से प्राप्त आय की यहाँ पे बात की जा रही है, तो उसे क्या कहा गया है, तो सीता कहा गया है। मौर्य काल में जो है राजकीय भूमि की व्यवस्था सीताध्यक्ष द्वारा होती थी, और इससे प्राप्त होने वाली आय को सीता कहा जाता था। तो ये आपको ध्यान रखना है। 41 नंबर है कि मौर्य जो है मंत्री परिषद में निम्न में से कौन सा जो है राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था। तो कौन जो है संबंधित है, तो इसमें जो है संबंधित था समाहर्ता। ठीक है, समाहर्ता क्या है संबंधित था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे ए हो जाएगा, समाहर्ता जो है संबंधित है। मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य जो है समाहर्ता द्वारा किया जाता था। बात करें 42 की, निम्नलिखित में से कौन जो है मौर्य युगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी था। तो तौल माप का प्रभारी कौन हुआ करता था, तो इसमें जो है पौतवाधस्य। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएगा। मौर्य युगीन जो है अधिकारी पौचवाध्यक्ष जो है तौल माप का क्या प्रभारी था, और पराध्यक्ष जो है वाणिज्य विभाग था, सुनाध्यक्ष बूचड़ खाने के प्रभारी थे। तो ये भी ध्यान रखना है, पराध्यक्ष अगर हम बात करेंगे तो। बात करें 43 की, तो मौर्य काल में जो है एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये जो है मार्ग निर्माण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। मौर्य काल में जो है एग्रोनोमोई जो है अधिकारी राजस्व संग्रह सिंचाई सुविधा के पर्यवेक्षण न्यायिक प्रशासन और भूमि की माप सड़कों पर 10 एस्टीडिया की दूरी पर पत्थर लगवाने तथा सड़क का रख रखाव से संबंधित था। इस तरह जो है मार्ग निर्माण उसका प्रमुख कार्य प्रतीक होता था, इसलिए जो है उत्तर प्रत्येक लोक सेवा आयोग ने जो है इस प्रश्न का बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी जो है राइट माना है। बात करें 44 की, तो निम्नलिखित में से किसमें जो है पुनर्विवाह तो वर्जित है। तो किसमें वर्जित है, तो यह वर्जित ध्यान रखिए किसमें है, तो मनुस्मृति में क्या है वर्जित है। ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। मनुस्मृति जो है, मनुस्मृति के 31वें खंड में जो है स्पष्ट उल्लेख है कि वह व्यक्ति जिसकी जो है पत्नी मर गई हो, ठीक है, पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन विधवा जिसकी स्त्री का पति मर गया है हो, अर्थात जिसे हम विडो भी कहते हैं, को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं है। तो ये ध्यान रखना है। एक मिनट। बात करें 45 की, तो विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था, तो कौन सा था, तो इसमें जो है व्रात्य जो है क्षत्रियों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, बात करें हम 46 की, तो यहाँ पे मैच द कॉलम दिया हुआ है, सुमेध कीजिए सूचियों के नीचे दिए गए कूट शब्द से सही उत्तर यहाँ पे चुनना है। तो चंद्रगुप्त अगर हम मौर्य की बात करते हैं, और यहाँ पे जो है उनका एक अलग नाम दिया गया है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे तो सैंड्रोकोटस। ठीक है, और अगर हम बिंदुसार की बात करते हैं तो बिंदुसार का ध्यान रखिएगा अमित्र घात। ठीक है, अगर हम अशोक की बात करेंगे तो अशोक का जो है प्रियदर्शी। ठीक है, और अगर चाणक्य की बात करेंगे तो विष्णुगुप्त। ठीक है, तो अगर हम राइट आंसर की बात करें यहाँ पे, तो राइट आंसर ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, 2 3 1 4। ठीक है, आगे बात करते हैं 47 की, तो 47 है कि ईसवी सन से जो है पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। यहाँ पे नीचे कूट शब्द का सही एक प्रकार से विकल्प यहाँ पे ध्यान रखना है, एक क्रम जो है यहाँ व्यवस्थित करना है। तो अगर हम राइट की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, यानी 2 3। ठीक है, 2 3 कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य, और 3 कौन है, तो अशोक। इन दोनों जो है इस पे काम किया है। ठीक है, ध्यान रखना है कि ईसवी सन की पूर्वी कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने जो है गिरनार क्षेत्र में क्या है जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था, और उस क्षेत्र में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई, तथा अशोक ने जो है ईसवी पूर्व तीसरी शताब्दी में इससे नहरें निकाली थी। तक छत्रपति रुद्रदामन के जो है जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों के जो है कार्यों का वर्णन है। रुद्रदामन जो है कि गवर्नर
सुविशाक ने इस झील की जो है मरम्मत कराई थी और यह कार्य जो है दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व का था। इस प्रकार जो है यद्यपि शक शासक रुद्रदामन का नाम ही क्या है गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था से क्या है जुड़ा हुआ है, किंतु किंतु ध्यान रखना है कि इसका समय ईस्वी सन के बाद का है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें जो है अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? तो किसमें पाया गया है? तो ये पाया गया है महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है, अशोक का अभिलेख जो है महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ जूनागढ़ अभिलेख में क्या है पाया गया है। और रुद्रदामन जो है पश्चिमी भारत के शकों का एक महान राजा था। गुजरात के जूनागढ़, जिसे गिरनार भी कहा गया है, से शक संवत जो है 72 का, ठीक है 150 ईस्वी की बात हो रही है, का उसका एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। इससे जो है उसकी विजयों, व्यक्तिगत एवं कृत्य का विवरण प्राप्त होता है। अशोक के अतिरिक्त जो है स्कंद गुप्त के भी क्या है 2 लेख इस पर खुदे हुए हैं। सर्वप्रथम 1822 ईस्वी में जो है कर्नल टाट ने जो है इस लेख का पता लगाया था, तो ये भी ध्यान रखना है। बात करें 49 की, तो बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? तो सही नहीं है कौन सा? तो डी ऑप्शन की ये जो है अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं, ये क्या है सही नहीं है। बाकी जो दिया गया कि बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं, और तीसरा दिया है कि ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं, ठीक है आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। तो ये सभी क्या है सही है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पे चट्टानों की बात करें तो चट्टानों को काट कर जो है ये गुफाएं बनाई गई हैं। और अगर हम बात करें इस संबंध में मौर्य काल की, तो 321 से 184 ईस्वी पूर्व से क्या है हैं। और इन गुफाओं को उत्खनन अभिलेख जो है तीसरी सदी ईस्वी पूर्व से क्या है संबंधित है, ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं 50 नंबर है मृदा कालम, यहाँ पे करना है कौन सा युग में सही है। यहाँ पे दिया गया है लोथर सारनाथ, यानी कि यहाँ पे कौन सा जो है यहाँ पे स्थान दिया गया है, और यहाँ पे जो है संबंधित जो है यहाँ पे क्या दिए गए हैं, तो किससे संबंधित है। ठीक है, तो अगर हमें मैच करते हैं ध्यान रखिएगा, अगर हम लोथल की बात करते हैं यहाँ पे सही सुमेलित यहाँ पे कौन सा है आपको बताना है। ठीक है, तो अगर हम राइट आंसर की यहाँ पे बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, यानी 1, 2 और 4 क्या है सही यहाँ पे सुमेलित हैं। ठीक है, यानी लोथल, एंशियंट, डायकवाड। फिर अगर हम बात करें सेकंड है सारनाथ, फास्ट रमन ऑफ बुद्ध। और तीसरा है कि तीसरा तो हमारा गलत दिया हुआ है, नालंदा की बात करें ग्रेस सीट ऑफ द बुद्धिस्ट लर्निंग। ठीक है, तो उसका एक अलग अलग नाम दिया हुआ है। यहाँ पे तीसरा क्या है गलत दिया हुआ है। ठीक है, तीसरा गलत है, यानी कि राजगीर। तो राजगीर का अगर आपको पूछा था कि राजगीर का क्या होगा, तो राजगीर ध्यान रखिएगा लॉ एंड कैपिटल ऑफ अशोक। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, लॉ एंड कैपिटल ऑफ द अशोक युग में क्या है गलत है। लाइन कैपिटल ऑफ अशोक का सारनाथ में है, कहाँ पे है तो सारनाथ में, ध्यान रखना है। राजगीर यहाँ पे क्या है गलत होगा, यहाँ पे सारनाथ होगा तब क्या होगा सही होगा, तो ये ध्यान रखना है। दोस्तों ये थे हमारे 50 जो है महत्वपूर्ण मौर्य काल से संबंधित प्रश्न, और इससे बार प्रश्न आपको नहीं पूछ जाएंगे। आपने वीडियो अगर शुरू से अंत तक देखी है तो वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताइएगा, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जो है जय हिंद, जय भारत।